आपकी सेहत अच्छी है तो ज़िंदगी में आने वाले जितने आपके चैलेंजेस हैं, जो असाब शिकन जंग है ज़िंदगी की, उसका मुकाबला आप बहुत बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो मामलात इसके बिल्कुल बरक्स हो जाते हैं। और हम मुसलमान इस हैसियत में खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा महीना दिया है जिसमें हम अपनी तमाम डाइटरी हैबिट्स का ऑडिट कर सकते हैं और अपनी जो सेहत है उसको एक प्रॉपर प्लान के साथ नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब को। तिब के शोबे से वाबस्ता हैं। पिछले 26 साल से तिब जो है इनका ख़ानदानी पेशा है। इसके अलावा ये रिसर्चर हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, इस्लामाबाद तिब काउंसिल के सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल के जदीद दौर में तिब की जो है क्या वैल्यू है, ये कहाँ स्टैंड करती है, क्या ये एक मफरूज़ा है या वाकई एक हकीकत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। तिब, जिसे हम तिब यूनानी, तिब इस्लामी या तिब नबवी के नाम से जानते हैं, अगर हक़ाइक़ की नज़र से देखा जाए तो जितने भी तरीक़ा इलाज हैं सब की माँ है, मदर ऑफ़ मेडिसन है। और ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी पाकिस्तान में जो 3 तरीक़ा इलाज जो बाकायदा तस्लीम शुदा और कानूनी शक्ल उन्हें हासिल है, जिसमें तिब्ब यूनानी, होम्योपैथिक और एलोपैथिक है। तो इसलिए और WHO जो आलमी इदारा सेहत है उसने भी यूनानी तिब को बाकायदा एक तरीका इलाज तस्लीम किया है। और बल्कि जो WHO है वो तो ये कहता है कि अगर जितने भी अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर मुमालिक हैं वहाँ पे अगर मसला सेहत को हल करना है तो वहाँ पे जो लोकल तिब है उसको फ़रोग़ दिया जाए। तो इस सारी चीज़ों को मैं अच्छा, अगर यानी सम अप जदीद करूँ, दुनिया इसको प्रमोट कर रही जी है। प्रमोट कर रही है। WHO ने बाकायदा इसके बेंचमार्क जो है ना वो जारी किए हैं, बाकायदा इसकी स्टैंडर्डाइजेशन हो रही है, दुनिया तस्लीम करती है। WHO जो दुनिया का इदारा है वो इसको तस्लीम करता है और बाकायदा ये एक मुस्तनद साइंटिफिक तरीका इलाज है। आज भी ये पूरी दुनिया में जो नेचुरल ट्रीटमेंट है, नेचुरल मेडिसिन है, ये फ़रोग़ पा रही हैं और हर जगह पे। अभी पीछे अगर हमने कोरोना की वबा की अगर बात करें तो कोरोना में जब अचानक ये एक पेंडेमिक हुई, पूरी एक आलमी सतह पर एक वबा का हमें सामना करना पड़ा, तो उस वक्त अगर किसी तरीका इलाज ने फ्रंट फुट पे प्ले किया तो ये नेचुरल मेडिसिन है। चीन की बात करते हैं हम, चीन में आप देखें उस वक्त बहुत ज़्यादा एक पैनिक जब क्रिएट हो गया था तो वो यही दवाइयाँ थी, ये मुलट्ठी थी, यही जो आम दस्तयाब जड़ी बूटियाँ थी, इन्हीं के जो नहीं शानदार सर, इस्तेमाल कोरोना किया में तो गया। दुनिया ने वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा तवज्जो लेकिन दी है। वैक्सीन तो फौरी नहीं होती ना, वैक्सीन को बनाते बनाते भी 1.5-2 साल 2.5 साल लग गए। उस वक्त तक जब एक पैनिक की सूरत हाल थी, उस वक्त क्या मेडिसिन थी हमारे पास? उस वक्त यही हमारे जो जो शानदे इस्तेमाल होते थे, यही जो नेचुरल मेडिसिन इस्तेमाल होती थी और लोग क्योर हुए, लोग बचे जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तो मकसद ये है कि जितनी भी बीमारियां हैं उनका बेहतरीन इलाज ये आज भी मुहैया करती है। सिर्फ मामला क्या है, ये एक सोच डेवलप हो जाती है, एक माहौल बना दिया जाता है। पाकिस्तान में अपने मुल्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चूंकि एक ख़ास तरीका इलाज को डोमिनेंसी दी, ओवरऑल जो एक एलीट हमारी है वहाँ पे ज़्यादा एलोपैथिक तरीका इलाज को फ़रोग़ दिया गया और स्टेट की सतह पर भी इस सिस्टम को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये वो मकाम हासिल नहीं कर पाया। अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि ये आज भी अगर हमने मुल्की मसला सेहत को हल करना है तो इस तरीका इलाज पे तवज्जो देनी होगी। इसको प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे जो हमारी हेल्थ के इश्यूज हैं उनको हल करने के लिए इससे हेल्प लेनी पड़ेगी, वगरना ये हमारी जो हेल्थ इश्यूज हैं, आप देखें बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं वो ओवर क्राउडेड हैं, जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, मसला क्या है कि वो बीमारियां जो प्राइमरी लेवल पे हल होनी चाहिए थी वो नहीं होती, लेकिन लोग सर उनको इसके कैरी बारे करते में हैं। लोग लाइल भी तो है ना, इसके बारे में उतना एजुकेशन, उतना नॉलेज नहीं है कि लोग इसको इसकी फाउंडेशन के साथ समझ सकें। जी अमूमी तासर ये है कि ये हमारी आम जिंदगी में कोई किरदार अदा नहीं कर सकती। जी, नहीं अब ऐसी बात नहीं रही है। देखिए इस वक्त तकरीबन मुल्क में 37 या 39 के करीब कॉलेजेस हैं जिनमें तिब की बाकायदा तालीम दी जा रही है। 10 से 11 यूनिवर्सिटीज़ में इसकी बैचलर लेवल की एजुकेशन हो रही है, PhD हो रहे हैं, MPhil की जा रही है। अब ना रिसर्च की कमी दुनिया में है हर्बल मेडिसिन पे और ना पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है।
जब इस एजुकेशन के हवाले से पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा बाकायदा और फ़रोग पा रहा है, अब वो मामला नहीं रहा। अब ये हमने, मैं नेशनल काउंसिल फॉर तिब को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हमने नेशनल काउंसिल फॉर तिब के प्लेटफॉर्म से भी इसको टेकअप किया है कि इसको कौमी सतह पर ये मैसेज तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि उनके प्राइमरी लेवल में अगर कोई इलाज मुआवजा बेहतरीन हो सकता है तो यही यानी नेचुरल आपके ख्याल में ये प्रैक्टिकली वर्क करती है यस, ये अगर हम बिल्कुल इसको अडॉप्ट कर लें? बिल्कुल अडॉप्ट है। और आज भी जो आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट है वो आज भी कहती है कि 79% जो पॉपुलेशन है वो आपकी लोकल मेडिसिन से इस्तेमाल करती है। ठीक है ना, वो जो हम बेसिकली जब हम एनालिसिस करते हैं ना, हम सिर्फ शहरी एक खास जंग को डिस्कस कर रहे होते हैं। आप देहात को, छोटे शहरों को आज भी देखिए, आप जो मुख्तलिफ अतिब्बा कराम हकीम जो है, जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड हैं, वो हर जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके पास पेशेंट्स भी आते हैं, वो उनसे इस्तेफादा भी करते हैं। ये वर्केबल भी है, ये ट्रस्टेड भी है और ये सस्ता भी है, आसान भी है और लोगों का एतमाद भी है इस पे, ऐसी बात सर नहीं क्या है। हम जो आजकल हमारी जदीद बीमारियां जैसे हार्ट अटैक की रेशो बहुत ज्यादा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये आम हमारी आवाम को बीमारियां लाक हैं, तो इसमें तिब जो है क्या इसके अंदर हर क्रिटिकल बीमारी का भी इलाज है या ये सिर्फ टोटके वगैरह से काम नहीं चल नहीं, जाता है? टोटका तो एक इल्जाम है और ये बकायदा एक सिस्टम है, एक तरीका इलाज है। अच्छा, टोटका इल्जाम है जी इसमें? बिल्कुल, टोटका मैं बिलीव ही नहीं करता। टोटका कुछ चीज नहीं होती। आप तिब की अगर बात कर रहे हैं तो तिब टोटका नहीं है, तिब एक तरीका इलाज है, ये बकायदा एक सिस्टम है। और हम क्योंकि हमारा शायद ये प्रोग्राम इसका मुतम्मल ना हो कि मैं पूरी इसकी फिलॉसफी बयान करूं कि हम एक कमरे में 4 लोग हैं, तो तिब ये कहती है चारों को अगर जुकाम है तो चारों की दवाई अलग अलग होगी, एक दवाई नहीं होगी। तिब ये है। एलोपैथिक ये कहती है कि चारों को आपने एक एंटी हिस्टामिन दे देनी है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि आपके लिए दवाई और होगी, मेरे लिए और होगी, तीसरे के लिए होगी, चौथे की दवाई और होगी। और ये तिब है। ये लोगों ने बहुत आसान समझ लिया, लोगों ने इस पे हाथ भी साफ किए हैं और इसको इतना आसान समझ लिया कि ना आप जब भी दिल में आया किसी को कोई टोटका बता दिया, कोई दवाई बता दी कि जी आप नीम को पत्ते उबाल के पी लिया करें, आप ना मेहंदी के पत्ते ये कर लिया करें। ये टोटकेबाजी से तिब बदनाम हुई है और तिब टोटका नहीं है, तिब एक सिस्टम है, हर बीमारी का इलाज है। आपने दिल के अमराज की बात की, आपने डायबिटीज की बात की, आपने हाइपरटेंशन की बात की, सारे अमराज काबिल इलाज हैं। और आज भी देखिए, अगर हम तिब क्या कहती है, तिब का आगाज करती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर से। हम कहते हैं कि आप पहले वो एहतियात करें, वो ग़िज़ाएं अख्तियार करें जिनकी वजह से ये अमराज बढ़ रहे हैं, वो मामूलात अख्तियार करें जिनकी वजह से आप ओवरबर्डन हो रहे हैं, आपका रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अख्तियार करते हुए फिर आप दवा की तरफ आते हैं। फिर ऐसे मेथड हैं, वो रेजिमेंटल थेरापी हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप तमाम अमराज से आपको बचाने के लिए मुमकिन हो सकती है। अच्छा सर, अभी आपने बात की है कि रोजमर्रा जिंदगी में हम कुछ ऐसी तब्दीलियां खुराक में कर देते हैं जिससे इंसानी जिस्म जो है वो सेहतमंद रहता है और दवा जो है वो लास्ट रिजॉर्ट है। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर तिब की रोशनी में वजाहत कीजिए कि हमारी रोजमर्रा डाइट के अंदर तिब की रोशनी में ऐसी क्या चीजें ऐड होनी चाहिए कि हमारी जिंदगी जो है वो सेहतमंद रहे। बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, हमने ना यूरोप की तकलीद में या आप मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में पड़ के अपनी रवायती फूड्स को और मामूलात को तर्क कर दिया। सर हम तो सीरियल्स पे आ गए। ठीक है ना, तो अब मामला ये हो गया है कि हम जंक फूड पे आ गए होंगे। जंक फूड, ठीक है ना। अब मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि आप रिफाइंड फूड यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिफाइंड है, मैदे की बड़ी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको हर दूसरा और तीसरा बंदा कॉन्स्टिपेशन में मुब्तला नजर आता है। अब उसे कॉन्स्टिपेशन हुई है ज्यादा राइस लेने से, जंक फूड के इस्तेमाल से, जो रेडीमेड फूड्स हैं उनके इस्तेमाल से या जो बेकरी के आइटम्स के इस्तेमाल करने से, रेगुलर इस्तेमाल से उससे कॉन्स्टिपेशन हो गई है। अब जब तक उसकी डाइटरी हैबिट ठीक नहीं करते, उसको फाइबरस इनटेक प्रॉपर नहीं करते हैं, उसको सब्जियां, उसको सलाद, उसको अनछने आटे की रोटी, इस तरफ आप रागब नहीं करते हैं, तो आप कॉन्स्टिपेशन का मुस्तकिल कैसे इलाज कर लेंगे। ये तिब है। आप उसको तरगीब देते हैं कि आपकी बीमारी की वजह रिफाइंड फूड है। यानी तिब इस बात पे इसरार करता है कि जड़ को पकड़ा जाए, असबाब को दूर किया जाए, सबब को दूर किया जाए। सिम्टम देखिए, आजकल दर्द बहुत बड़ा एक मामला है और एलोपैथिक में कहते हैं इसी को एक एज है। अच्छा, साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि आपको
फर्ज किया मैं ये हाथ लगा रहा हूँ, या मैदे का मुंह है, इसे हम फमे मैदा कहते हैं, यहाँ पे दर्द हुई है, ठीक है, तो ये इंडिकेटर है कि मैदे के अंदर कोई प्रॉब्लम है। दर्द एक सिम्टम है, दर्द बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है। अगर आपने फौरी तौर पर कोई भी पेन किलर यूज की और दर्द को दबा दिया, अब आपने उसे इग्नोर कर दिया बीमारी को, कि उसको अल्सर तो नहीं है, उसको सोजश तो नहीं है, उसको कोई इंडाइजेशन का इशू तो नहीं हो रहा, उसको कोई तेजाबियत तो नहीं बढ़ रही है। ये मुख्तलिफ इश्यूज मैदे के अंदर हो सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा? जब आप डायग्नोज ठीक करते हैं, जब आप मरीज की हिस्ट्री लेते हैं, अब मरीज से पूछते हैं कि आप क्या खाते पीते हैं, वो कहते हैं मैं जी स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल करता हूँ, मैं घर के खाने बहुत कम खाता हूँ, मुझे बाहर ज्यादा वक्त गुजारना पड़ता है। तो उसको आप कहेंगे ना भी आप इन फूड्स के अंदर तब्दीली लाएं ताकि आपका ये मसला मुस्तकिल हल हो। जहां तक बात है कि इंस्टेंट रिलीफ की, तो इस तरीका इलाज में वो भी मौजूद है। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये आप सालों साल दवाई खाएंगे तो आप ठीक होंगे। मेरा ये मानना है टीम से, तबीब से इलाज करवाएं तो पहली डोज बताएगी कि वो ट्रीटमेंट ठीक है। अच्छा सर, अभी जैसे आपने बात की कि तिब के अंदर हर शख्स की दवाई मुख्तलिफ है, अगर 5 लोगों को जुकाम है तो उनका तरीका इलाज मुख्तलिफ होगा, तो तिब के अंदर ये कैसे शनाख्त किया जाता है कि इस शख्स की एनाटमी और फिजियोलॉजी डिफरेंट है? क्या ये सिर्फ नब्ज पे हाथ रख के पता चल जाता है? नहीं, बहुत एक पूरा एक मैकेनिज्म है। देखिए, मैं आपकी शक्ल देख के बता सकता हूँ, आपकी स्किन टोन देख के बता सकते हैं, आपकी आंखों का रंग, आपकी जुबान का रंग, आपके बोलने का अंदाज, आपके खाने पीने के मामूलात, आपको गर्म चीज पसंद है, ठंडी चीज पसंद है, आप कितना सोती हैं, कितना जागती हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। सर ये तो अंदाजों का इल्म ना हो गया, नहीं, ये अंदाजा हो गया। नहीं। देखिए, आप अंदाजे से बात करेंगे अपने। मैं आपसे कहता हूँ कि आप बताइए कि आप सुबह क्या खाती हैं, तो आप अंदाजे से बताएंगे कि मैं ये खाती हूँ। आपने स्किन टोन का बताया, हाँ, शख्सियत का बताया, तो सर शख्सियत और ये फिर अंदाजे नहीं हो गए, यानी मेरी स्किन टोन के तो कई लोग होंगे। नहीं, यस। अब एक है फिजिकल स्टेट है कि हम ये कहते हैं कि जनाब 4 किस्म की इखलात हैं। एक को हम खून कहते हैं, बलगम कहते हैं, सफरा कहते हैं, सोदा कहते हैं। 4 इखलात हैं। फिर 4 मिजाज हैं, गर्म, सर्द, तर, खुश्क है, ठीक है ना। अब ये जो हमने 4 की बात की है ना, ये हर मरीज के अंदर ये एक कलर के एतबार से, उसके रंग के एतबार से, उसके खाने पीने के मामूलात के एतबार से, उसके बाकी चीज़ों के एतबार से इसमें फ़र्क होता है चारों में। अब ये एक है फिजिकल स्टेट, एक है बीमारी। अब इनके अंदर आप देखें, सफ़ेद रंगत है, मैं ये कहता हूँ ये सफ़ेद रंगत का मरीज़ है, तो ये आया है बंदा, वो अपनी कुछ कंप्लेंट्स बता रहा है। अब मैं उसको उस कंप्लेंट्स को उसके जो नेचुरल मिजाज है, जिसे मैं कहता हूँ फ्लेगमेटिक है या बलगमी मिजाज का बंदा है, इस बलगमी मिजाज के बंदे में क्या खराबी पैदा हुई है, ये मैंने तलाश करनी है। ये मैं नब्ज से तलाश करूंगा, ये मैं उसके यूरिन टेस्ट से करूंगा, मैं उसके स्टूल टेस्ट से करूंगा। नेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी को आप पहले पकड़ते हैं। पहले पकड़ते हैं, तो उसके अंदर तब्दीली क्या हुई है। असल कलर बीमारी नहीं है, उस कलर के अंदर तगय्युर, तब्दीली क्या हुई है, वहां से बीमारी डायग्नोज होगी। अच्छा, ठीक है। उस अगला स्टेज है, यानी कि ये तो मैंने नेचुरल बताया था कि हम 4 लोग हैं, 4 मुख्तलिफ मिजाज के लोग हो सकते हैं। 4 एक ही मिजाज के लोग भी एक जगह हो सकते हैं। उन एक ही मिजाज के लोगों में तब्दीली मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। कोई ठीक है ना, अब बैक्टीरिया से मुतासर हुआ है, कोई गर्मी से मुतासर हुआ है, कोई ओवर ईटिंग से मुतासर, 4 लोग हैं, कोई ओवर ईटिंग से मुतासर हुआ है, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, माइक्रोब्स की वजह से उसको डायरिया हो गया है, उसको डायसेंट्री हो गई है, ठीक है ना। अब बदहजमी का मसला है, किसी को जो है ना वो हैजा हो गया है कि वो उसने खाना खाया और उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, इसके साथ प्रोग्राम में लेते हैं हम एक छोटा सा वक्फा और प्रोग्राम का दोबारा आगाज करते हैं एक ब्रेक के बाद। The Knowledge School and ILM Group of Colleges आला तालीमी मयार के हामिल 2 नेटवर्क में सरमायाकारी करें और शानदार तालीमी मिरास का हिस्सा बनकर मस्बत तब्दीली लाएं। सरमायाकारी, अता इख्तियार, रहनुमाई। आज की सोच। वेलकम बैक नाजरीन।
अच्छा सर, ये बताइए कि हमारी आधी से ज्यादा आबादी शुगर, ब्लड प्रेशर, माल न्यूट्रिशन का शिकार है। लोगों का अमूमी तासर ये पैदा हो गया है कि अगर हम रोजा रखेंगे तो हमारी बॉडी इस स्टार्वेशन को बियर नहीं करती। यानी इतनी लंबी फाका कशी की हमारी बॉडी को आदत नहीं है, हमने काम करना होता है, हमें प्यास लगती है, भूख लगती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं कि रोजा रखना पड़े। तो सर, तिब की रोशनी में आप कोई ऐसा प्लान बताइए जो सहरी में हम यूज भी कर लें और हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन भी है वो भी पूरी रहे। बहुत शुक्रिया। इसमें मैं अगर आपकी इस बात का डायरेक्ट जवाब देने से पहले छोटी सी एक बात ना सिर्फ रोज़े की अहमियत के हवाले से करना चाहूँगा कि 2016 में एक जापानी साइंसदान को सिर्फ इस बात पे नोबेल प्राइज़ मिला है कि उसने एक तहकीक की जिसमें एंटी एजिंग और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़, मेडिसिन दरियाफ्त नहीं की, उसने ये दरियाफ्त किया कि रोज़े की तर्ज पर जो फाका किया जाता है इससे, इस अमल से एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज बॉडी में बढ़ती हैं, बुढ़ापा लेट होता है और कैंसर के जो सेल्स हैं वो बॉडी खुद उसको खा जाती है। यानी कि जो कैंसर के खलियात के बढ़ने की शरह वो कम हो जाती है। ये उसने अपने तजर्बात से ये बात साबित की कि जब जिस तरह हमारे यहाँ आजकल 14-15 घंटे का फास्ट है, रोज़ा है, तो इतनी देर रहने से बॉडी के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं कि जो हमारे जिस्म के अंदर वो ऐसे खलियात होते हैं, वो बॉडी उसको खुद उसको खाना शुरू कर देती है। तो उसकी वजह से वो जो नकारा खलियात हैं या वो जो कैंसरस सेल्स होते हैं उसको ख़त्म करना शुरू कर देती है। इसको इस बात को बड़ी पजीराई मिली और वो दुनिया में अब रोज़े की तर्ज पर बाकायदा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुके हुए हैं। पहली बात तो ये है। यानी कि आपकी सवाल का जवाब ये है कि रोज़ा रखने से बीमारी बढ़ती नहीं है बल्कि ख़त्म होती है। सर, हमारे माशरे में ना तहकीक पढ़ने का आम रिवाज नहीं है। लोगों का ये होता है कि जरा शॉर्टकट बता दें। तो मैं वही तिब की रोशनी में ये जानना चाह रही हूँ, जैसे आम हमारे नाजरीन प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो किस तरह इससे मुस्तफीद हो सकते हैं कि आप उन्हें तिब की रोशनी में कोई ऐसा डिजाइन कर दें प्लान कि वो सहरी में उसको ले लें और रोजा भी उनका आराम से गुजर जाए। अच्छा, इसमें ना बहुत कोई तरद्दुद करने की जरूरत नहीं होती है। बेसिकली ना मैं यही बात अर्ज करना चाह रहा हूँ कि एक तो जो रोज़े का मकसद है जो अल्लाह ताला ने हमें एक महीना दिया है, वो है बॉडी की ट्यूनिंग करना, बॉडी को रिजुविनेट करना कि आप एक बॉडी ताज़ा दम हो जाए। वो तभी होगी जब आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देंगे। अगर आप ये नहीं करते हैं, सहरी में आप रोज़ाना एक बात, सिर्फ एक जो मैसेज है वो ये है कि रोज़ाना नाश्ते में जो आपका मामूल है उतनी ग़िज़ा खानी है आपने। अगर आप वो ओवर ईटिंग करते हैं तो फिर आप मसाइल का शिकार रहेंगे। सिंपल। यानी अगर एक पराठा हम लेते हैं तो एक पराठे खाएंगे, आप ज्यादा खाएंगे तो ओवर ईटिंग में चले जाएंगे। अब आपका वो उस टाइम का जो खाने का चेहरा वो जब बढ़ जाएगी फिर अब आपके मेटाबॉलिज्म पे बोझ आ जाएगा। एक बात तो ये है कि आप सहरी में अपनी मामूल की ग़िज़ा जो नाश्ते में आप करते थे वो सहरी में करेंगे और इसको रेस्ट देना है, फिर तब आपके लिए वो ग़िज़ा फायदेमंद रहेगी। पहली बात तो ये है। अच्छा, अब ना ये सबके लिए पराठा ठीक नहीं है और सबके लिए खुश्क रोटी ठीक नहीं है। जो नॉर्मल वेट के लोग हैं जिनको ओबेसिटी, मोटापे का मसला नहीं है, वो तो लाजमी पराठा खाएं, तो कोई हर्ज नहीं है। साथ दही और जो भी तरकारी, सालन जो भी खाने बना उसके साथ वो इस्तेमाल करें। दही की लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बड़ा मुफीद रहता है। बहुत ज़्यादा ग़िज़ा को तब्दील करने की कतन ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल ये है, दही, लस्सी, पराठा और आपका जो सालन जो आप घर में बनाते हैं, रोजमर्रा की डाइट ना तब्दील की जाए, दही लस्सी उसके अंदर ऐड कर लीजिए बस। और उसमें लस्सी भी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप नाश्ते में उस वक्त आम सादा पानी पीना आपके लिए ज़रा मुश्किल होता है, तो आपको अपनी तरतीब जो बनानी चाहिए रमज़ान में कि आप अफ्तारी से सोते वक्त तक 5 से 7 गिलास पानी पी लें वक्फे वक्फे से, और 2 से 3 गिलास सहरी के वक्त हो जाए। तो आप लस्सी को ऐड कर लेते हैं तो 1-2 गिलास लस्सी पी लेते हैं, 1 गिलास पानी पी लेते हैं, तो आपका पानी की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये इस सिस्टम को ज़हन में रखना है कि आपको बहुत तब्दीली की जरूरत नहीं है। रूटीन की ग़िज़ा जो आप खाते हैं वही खानी है, उतनी ही खानी है, फिर आपके जिस्म पर बड़े मस्बत असरात पैदा होंगे। बस यही मेरा मैसेज है इसमें। कोई पोषण कंट्रोल डाइट, वही जो पोषण लेते हैं वही लें और बॉडी को प्रॉपर्ली वर्क करने, उसी को एब्जॉर्ब करना। एग्जैक्टली। देखिए, आमतौर पर जो हम अगर हम पराठे की बात कर रहे हैं, जितनी भी ग़िज़ा में जिसमें चिकनाई होती है वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 घंटे या 4 घंटे तक वो वैसी
लेती है वो डाइजेस्ट होने में, वो सारा प्रोसेस होने में, ठीक है ना। उसके बाद अगर एक और बात है जो कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर रखी है, जब आपके अंदर कुछ ग़िज़ा की कमी होती है ना, तो बॉडी ने कुछ स्टोर करके रखा होता है, तो पहले 2-3 घंटे 4 घंटे तो वो बॉडी जो स्टोर है उसको खर्च कर लेती है। और अच्छा। यही खर्च करना आपके लिए फायदेमंद है कि जो पूरे साल में आपने जमा करते रहे हैं, अब वो कुछ टाइम देंगे बॉडी को तो वो खर्च करेगा, ताकि वहां पे नया जखीरा हो सके, यानी बॉडी अपने आप को खुद ही एनर्जी प्रोवाइड एनर्जी करती है। प्रोवाइड करेगी। ठीक हो आपको गया। नया स्टोर की जगह बन जाए, पुराना जो आपका जखीरा है वो खत्म होगा तो नए तो की नया जगह बनेगा। बनेगी ना। ये बेसिकली इसके रूह है पीछे इसकी। अच्छा सर, ये तो बात हो गई सहरी की, अब हम आते हैं अफ्तारी की तरफ। सर, अफ्तारी में अगर हम अपना दस्तरख्वान देखें तो ऐसा लगता है जैसे रोजे का जो बुनियादी मकसद है वो फौत हो गया। तो हम उसमें पकौड़े भी यूटिलाइज करते हैं, फ्राइज भी यूटिलाइज करते हैं। तो आप तिब की रोशनी में दोबारा से हमें ये बताइए कि सहरी तो चले हमने कर ली और उसने हमें एक्टिव भी रख लिया, अफ्तारी में हमें ऐसा क्या खाना चाहिए कि हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर बोझ ना जी पड़े? ये सबसे मैं समझता हूँ कि ये अफ्तारी जो है ना, ये हमारे लिए बड़ा महाज़ जंग बनता है। हम अपने देखते हैं माहौल में तो मशरूबात भी तरह तरह के होते हैं, फिर पकौड़े भी, समोसे, जितने भी एक जायजे के मुताबिक जितने समोसे और पकौड़े इस रमज़ान में इस्तेमाल किए जाते हैं, शायद पूरे साल में वो नहीं किए जाते होंगे किसी भी एक घर में। तो एक तो ये बात समझनी चाहिए कि आप सारा दिन आपने फास्टिंग की है, आपका मैदा खाली रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अब आपको उसमें रेस्ट की हालत में है। फौरी तौर पर बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात और फौरी तौर पर बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें आप जब उसके अंदर उड़ेल देंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक। मैं अब ये नहीं कह रहा कि आप पकौड़े ना खाएं, एक पकौड़ा 2 पकौड़े खाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। घर के बने हुए हो जो फ्रेश चिकनाई के साथ, जो घी ऑयल के साथ बनाए जाते हैं, तो मेरी तो ये राय होगी कि सरसों के ऑयल में बनाकर वो यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। 1 या 2 पकौड़े इस्तेमाल करें, 2 या 3 खजूर ले लें, और बेस्ट जो है वो आप जो रवायती मशरूबात हैं जो हम घरों में आमतौर पर तैयार होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सादा पानी भी पी सकते हैं। बेहतरीन ये है कि दूध हल्का सा ठंडा ना हो, उबला हुआ, मगर ये कि वो बगैर आप ठंडा किए इस्तेमाल यानी करें। सब कुछ खाएं हम, लेकिन मिकदार उसकी कम रखें। मिकदार उसका कम रखें। एक आध और ये अच्छा, फौरी तौर पर हमने देखा है कि लोग प्यास बुझाने के लिए 3-4 गिलास इकट्ठे पानी पी जाते हैं। ये हेल्दी ये एटीट्यूड कॉमन नहीं है, प्रैक्टिस है। ये हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। देखिए ये आप ना जितनी आप अगर फौरी तौर पर 1 गिलास उंडेल लिया है ना तो आपको प्यास मजीद लग जाएगी। बेहतरीन मैकेनिज्म ये है कि घूंट घूंट पिए और ये बॉडी आप बॉडी को एडजस्ट करने दें। अब देखिए सारा दिन खाली मैदा रहा है, अब आपको आपने खजूर ली, खजूर में खूबी अल्लाह ताला ने रखी, उसमें ग्लूकोज है बड़ा अच्छा, वो आपको फौरी कैलोरीज देता है। 1-2 खजूरें खाते हैं तो आपको रोटी के बराबर जाके कैलोरीज मिल जाती है। अच्छा सर, बेस्ट अफ्तारी क्या होगी अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ कॉम्बिनेशंस बता दें बेस्ट अफ्तारी के? खजूर और साथ दूध में मीठे की जगह पे अगर शहद मिलाए तो बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक बनता है। दूध में शहद मिलाए और उसके साथ खजूर खा लें, ये बेहतरीन अफ्तारी है। अच्छा, उसके साथ अगर कुछ ऐड करना चाहें तो हमारे यहाँ फ्रूट चाट बेहतरीन हो सकती है। एक प्याली या बाउल फ्रूट चाट हो सकती है, कभी दही भल्ले हो सकते हैं। यानी कि ये मुख्तलिफ आप कर सकते, अगर एक वक्त में फ्रूट चाट है तो फिर बस दैट्स ऑल, फ्रूट चाट खजूर और दूध शहद में मिलाकर, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। खजूर, पकौड़े, और आप कोई भी रवायती मशरूब है जो आप लोकल मशरूब इस्तेमाल करते हैं, उसमें फिजी ड्रिंक्स जो होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इस्तेमाल नहीं करने हैं, वो बहुत खतरनाक हो जाएंगे। इतने खाली पेट रहने के बाद अगर आप कोई भी ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूज करते हैं वो बहुत नुकसानदेह है, ठीक है, उनसे अवॉइड करना है। जो रवायती मशरूबात है हमारे जो घरों में तैयार होते हैं या बाजार मिलते हैं, जो हमारे रवायती तौर पर मशरूबात बनते हैं जो कुदरती अज्जा अच्छा से सर, थोड़ा सा ये बताइए कि रमजान में खसूसी तौर पे और वैसे अमूमी तौर पे हम किस तरह से अपनी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनको बदल सकते हैं? यानी क्या एक आम इंसान की जिंदगी की डाइट रूटीन होनी चाहिए? बस ना, अगर हम रमजान से सबक सीखे ना तो इसमें हमारे लिए लेसन भी है कि आपने अपनी ग़िज़ा को लिमिट करना है। हम आम तौर पर कॉन्सेप्ट ये है कि हम सारा कुछ खाने पीने के लिए करते हैं, इसको थोड़ा सा उल्ट लें। हम खाते पीते काम करने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना पीना है, ना कि खाने पीने के लिए जिंदा रहना है। 2 चीजें हैं,
ठीक है, सिर्फ इसको उल्ट करना है इस तनासब को कि इतना खाएं आपका, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन हल हमें दे दिया कि अपनी मैदे के आपने 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा आपने ग़िज़ा के लिए, एक मशरूब के लिए और एक खाली छोड़ने सांस लेने के लिए। अगर इस साइंस को समझ आते हैं ना, इस असूल को अपना लिया बस जाए, फिर आपको कोई मसला नहीं है। फिर आप जो भी खाएंगे ना वो आपके लिए सोना है बॉडी के लिए, ठीक है। सिर्फ इस असूल पे हम असल में होते ही है कि बहुत मुख्तलिफ परेशानियों में, बातचीत में ऐसे घिरे होते हैं कि खाते जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम कितना खा गए। दिमाग को जो मैसेज है वो उसके लिए हमने इंडिकेशन को महसूस ही नहीं किया कि मैदा में जो खुराक वाला हिस्सा था पूरा हो चुका है। खुराक के साथ अपने आप को लिमिटेड कर लें। बस आप एक अपनी सिर्फ अपनी पोर्शन देखें कि आपके हजम में कितनी गुंजाइश है, उसको आपने 3 हिस्से में डिवाइड कर लेना है। जब इस असूल पर अमल दरामद करेंगे तो आप ग़िज़ा से प्रॉपर ग़िज़ाइयत हासिल करेंगे, एनर्जी हासिल करेंगे, तवानाई रहेगी आपके, और आप सुस्त और सारा दिन थके थके नहीं रहेंगे। इसके उल्ट करेंगे तो फिर आपको हाजमे के मसाइल भी हैं, फिर आपको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, मोटापा भी है, और जोड़ों के अमराज और मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बात की कि हम अपनी बॉडी को भी समझें, तो क्या ये पॉसिबल है कि पहले एक इंसान अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी समझे, उसके बाद अपना डाइट प्लान किसी हकीम से या डॉक्टर से जो है वो तरतीब दे ले, तो उसको ज़्यादा फायदा होगा? देखिए ये ना हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। मैं कतन किसी का ये बात करके तो लोगों के जो है ना वो मुआवजे की तरफ नहीं धकेलना चाहते। सिंपल आप अपने बॉडी के इशारों को समझें, क्योंकि ना ये अल्लाह ताला ने, अभी हम हालत सेहत में होते हैं ना, मैं अब बात कर रहा हूँ नॉर्मल सेहत की हालत की, बीमार आदमी की बात नहीं कर रहा, वो उसके लिए कंडीशन चेंज हो जाती है। सेहतमंद आदमी को देखें, बड़े सिंपल है, आपका मुंह खुश्क हो रहा है, किस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपको पानी पीना चाहिए। आप कमज़ोरी फील कर रहे हैं, आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना चाहिए, ठीक है ना। हर चीज़ का इंडिकेशन आपको बॉडी दे रही होती है क्या खाना है। आपका खुद आपका बॉडी ये आपको रहनुमाई दे रही होती है कि ये ग़िज़ा आपके लिए ठीक है, ये ग़िज़ा ठीक नहीं है। इन इशारों को सेहत की हालत में समझें, ना कि जब बीमार हो जाए तो फिर, यानी अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स समझें कि दूध पी के क्या आता है, मशरूब पी के क्या आता है। अगला सवाल बनता है बीमारी की हालत में, जब बीमार हो गए फिर आपको ज़ाहिर है कि मौलज के पास आना होगा। सेहत की हालत में आप खुद मौलज बन जाए और अपने जिस्म की इशारों को, रिस्पॉन्स को समझें कि उसको क्या चीज, यानी अपने आप को मॉनिटर करें। हाँ, ठीक है ना। देखिए आप अपने घर में देखते हैं ना कि किसी को चाय का ज्यादा रुझान है, किसी को दूध का ज्यादा रुझान है, कोई लस्सी ज्यादा पी रहा है। एक ही घर में 3-4 लोग होते हैं ना, तो वो उन सारों को अगर एतदाल में ले आए, लेकिन वो अगर लस्सी पीता है तो लस्सी भी लगा हुआ है, तो फिर वो मामला उल्ट हो जाता है। सिर्फ उसको एक लिमिट करें, एक आप तवाज़न अख्तियार कर लें, वो मसला हल हो जाता है, फिर आपको ये मसला नहीं बनता। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, ये एक ऐसी नेमत है कि अगर ये छिन जाए तो हम लाख जतन करते हैं कि किसी तरह से हम इसको वापस पा लें। कभी हकीमों से, कभी डॉक्टरों से हम इसका इलाज कराते हैं कि हमारी बॉडी जो है वापस अपनी दोबारा पहले वाली हालत में आ जाए। तो रमज़ान के महीने में हम सबको अपनी सेहत का और अपनी डाइटरी हैबिट्स का एक न्यूट्रल ऑडिट करना चाहिए, और इसके अंदर वो तमाम तब्दीलियां लेके आनी चाहिए जिनकी हमें आजकल के दौर में ज़रूरत है, जो हमारी बॉडी को लॉन्ग टर्म तक सही रख सकें, बिल्कुल फिट रख सकें। वरना जायके से हस्पताल तक का जो सफ़र है ये इंतहाई अज़ियतनाक है। इसके साथ ही अपनी होस्ट मरियम मुसद्दी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।